चरण स्पर्श करना तो नहीं करने देते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई जो जितना बड़ा होता है ना उससे पाप ज़्यादा किए होते हैं, और छोटे लोगों तो कम किए, जितनी उसकी उम्र उतना ही पाप करता है ना जितना जिया है। छोटे को छूने चाहिए, बड़ों को छोटों को छूने चाहिए, छोटों को बड़ों से नहीं छूने चाहिए। ऐसे आप ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे सर्किल में भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सर्किल भी बना सकते हैं। हाँ अच्छा ऐसे ठीक है, ओके। तो सब लोग आ गए हैं। तो ये लास्ट सेशन हमने भैया की तरफ से, भैया ने जैसा बताया कि मेरी तरफ से जो कंटेंट को सोच के आए थे वो उन्होंने डिलीवर किया यहाँ पे। और ऐसे अब तो मुझे लगता है कि अब प्रश्न शुरू होते हैं, जब इतना आदमी सुन लेता है उसके बाद उसके प्रश्न शुरू होते हैं, जिज्ञासा बनती है। ऐसा हो बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि भाई अब जिज्ञासा बन रही है, अब आगे क्या। तो लेकिन अब क्योंकि हमने 3 ही दिन तक किया था, 3 ही दिन हमारी छुट्टियाँ थी छुट्टियाँ खत्म हो रही, कल हमें ऑफिस ज्वाइन करना है, तो भैया को भी जाना है, अपना टिकट है। तो हम यहाँ कंटेंट तो फिनिश करते हैं, लेकिन एक फीडबैक होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का भी ये पहला प्रयास था। और बिल्कुल स्वार्थपूर्ण होके, मैंने जैसा उस दिन बताया था जब उद्घाटन था कि हमारे घर में जैसे बच्चे आए, उनकी जो हमारी रोज की जो हमारी जद्दोजहद होती थी उन बच्चों के साथ, वो लगा कि भाई इस पर बिल्कुल स्पेसिफिकली सुनने की जरूरत है इस विषय को, है ना। और जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमें हमारे माता पिता से मिला है, उसको भी और विचार करके और आगे कैसे बढ़ना है इन बच्चों के साथ, उस पर बात करने की जरूरत है। और इसीलिए बहुत छोटे ग्रुप के साथ हमने सोच ही रखा था कि 40 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लगभग 40 ही रहे अपन लोग। 40 लोगों के साथ हम करें ताकि अच्छी शेयरिंग भी अच्छी हो, सब लोग अपनी अपनी बात कह भी पाएँ, क्वेश्चन भी पूछ पाएँ, है ना। और भैया का भी पूरा अटेंशन बने उन सब लोगों से, और इंटरेक्टिव सेशन हो, डायलॉग बेसिस पे सेशन हो। तो उसी तरह के सेशंस रहे। अभी उस पर हम थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपना अपना फीडबैक दें, तो कंटेंट वाइज भी फीडबैक पता चले कि भाई कंटेंट आपको कैसा लगा, क्या है। आयोजन का भी फीडबैक आ जाए कि किस तरह का आप चाहते हो, और आप अपने लिए आगे फ्यूचरिस्टिक क्या सोचते हैं वो भी अगर आप बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो वॉलंटरीली एक एक जना आ जाए, यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, सब लोग उसको सुन पाएंगे। इसकी मम्मा हूँ अभी, और ये इस कंपनी के लिए सबसे अच्छा परिचय है। मैंने कल आधा दिन और आज का मैंने अटेंड किया था सेशन। जो सबसे अच्छी चीज़ अभी तक लगी वो ये था कि ऐसा पहली चीज़ तो है कि जब आप ऐसे कोई वर्कशॉप या कुछ का भी मौके मिलते हैं, साल में कोई 1 आध 2 बार कहीं मिल जाए तो वो भी ठीक है, अच्छा समय मिल गया। तब आप अपने बच्चे को देख पाते हो कि वो इस सिचुएशन में और जो आपके रूटीन में रहता है उसमें कितना फ़र्क है। सबसे बड़ी कमी आप यहाँ पर जो सीखा उस पर सेकेंड पॉइंट है, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कई बार हम अपने बच्चों के साथ सहज ही नहीं हो पाते। जब इस तरह का माहौल मिल जाए तो आप रियलाइज करते हो कि बच्चा कितना सहज है और आप उसको असहज बना देते हो अपने एक रूटीन में ला करके। तो ये एक चीज़ सीखने को मिली। और बाकी जो हमने सर से सीखा, क्या बोल रहे हैं, यहाँ अच्छा लगा, यहाँ अच्छा लगा। दूसरी चीज़ ये थी कि ठीक है, हम भौतिकतावादी हैं और अति भौतिकतावादी बनते ही जा रहे हैं। हम लोगों को ऐसे एक मेंटल ब्रेक भी चाहिए जहाँ दूसरे विचार मतलब ला तो सको, एक खिड़की तो खुलती है कि हाँ थोड़ा कम में भी बेहतर हुआ जा सकता है। आमतौर पर ऐसा नहीं सोच पाते हैं। यही था मेरे लिए बेस्ट गेम। ऐसे ही पेरेंटिंग वर्कशॉप की मेरे वो बात नहीं है, क्योंकि मैं पेरेंट नहीं हूँ फिलहाल, घर में बच्चे हैं तो वो कहीं भी बच्चे हों तो वो यूज़फुल तो होता ही है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो पूरा कंटेंट है बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। मैं बस एक थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि जो भाषा हम यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ें बच्चों को नहीं समझा सकते इस भाषा में, उनको थोड़ा उनकी भाषा में या थोड़ा सा आसान तरीके से अगर हम उनको समझा पाए, क्योंकि वो न्याय का याचक है, ये बच्चों को नहीं समझा सकते। हाँ हमें समझ आता है, और बच्चों तक पहुंचने के लिए थोड़ी उस भाषा को थोड़ा उनका संप्रेषण, मुझे लगता है थोड़ा सा उसको चेंज हमको करना पड़ेगा, या तो हम उसको ऑल्टर खुद ही कर लें अपने हिसाब से,
और संवाद की बात मुझे बहुत मैंने बात सुबह भी की थी कि एक ऐसा लेवल आ जाता है, ठीक है छोटा बच्चा है, जब से वो पैदा हुआ है तब से उसको अगर इस चीज़ में अपन ढाल सके तो वो एक अच्छी बात है। पर जब इस लेवल पे हम आ जाते हैं कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनका एक्सपोजर हो चुका है और वो एक्चुअली उसी दुनिया का हिस्सा बने हुए हैं, तो थोड़ी दिक्कत तो आती है। पर हाँ, ये जरूर इससे सीखने को मिला, मतलब मेरा पर्सनल ऐसा है कि अब कभी मैं किसी से बात करूंगी बच्चे से तो मैं इतना जरूर सोचूंगी कि क्या मैं उपदेश की भाषा में बात कर रही हूँ, क्या मैं उसको डांट शिकायत की भाषा में बात कर रही हूँ, या ये मेरी भाषा एक संवाद की भाषा है। मेरे लिए ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है, ये मुझे याद रहेगा। थैंक यू। मनोश्री गुप्ता हूँ, यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में अभी ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हूँ। ज्योति जी मेरी स्टूडेंट रही हैं। तो हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि बच्चों पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो पूरी पीढ़ी हमारी जो है अलग, जो अभी पीढ़ियों को नाम दिया गया है, हम जेन एक्स के हैं, सॉरी हम जेन एक्स के हम लोग हैं, उसके बाद जेन जी, और अभी की जो पीढ़ी चल रही है वो जेन अल्फा, जो आईपैड जनरेशन है। तो उसके साथ जो जनरेशन गैप है और वो जो उसके साथ जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि अल्फा जनरेशन जो इतनी टेक हैवी है, जो तकनीकी के साथ ही पैदा हुई है, उसको कैसे संभाले जेन एक्स हम जो है। तो ये जनरेशन का जो डिफरेंस है, उनके लिए जो एक प्रॉपर प्रशिक्षण की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और वो जो है ये कमी इतनी निस्वार्थ भावना से कि मैं एक प्रेस नोट बना रही थी, ज्योति का नाम डाला तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम हटा दीजिए। ना कोई फॉर्मेलिटी, कोई बैनर, ना कोई किसी तरह का दिखावा, ना कोई किसी तरह का मतलब बड़े ही सहज वातावरण में इस तरह की वर्कशॉप, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर सिर्फ ये आकांक्षा है कि हम कुछ बेहतर लेकर आएँ और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकें। तो बड़ा ही अच्छा लगा। साधुवाद है आप लोगों को, बहुत ही अच्छा किया। और इतने व्यस्त शेड्यूल में एक समाज के लिए सोचना, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना, ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी बात है। और इसमें मैंने ज्योति जी को भी कहा है कि जितना मुझसे कंट्रीब्यूट हो सकेगा मैं भरपूर सहयोग करूँगी। और जो अभी जो बड़ी अच्छी सी बात बता रहे थे शास्त्री सर, कि जो है सुविधा और सुख, इनके पीछे हम भाग रहे हैं, जो भौतिक सुविधाओं के पीछे। तो हमने जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको जो है हम बच्चों को करियर के लिए इतना ज़्यादा इम्पोज कर रहे हैं खुद, कि जो है बच्चों पर भी प्रेशर डालते हैं, तनाव, घर में भी तनाव रहता है। तो वो सारा जो एक बुक लिखी है मैंने, ग्लोबल गांव का आदमी, एक काव्य संग्रह है। तो उसका मूल यही है, मेरा भी सोचना यही है कि कहीं ना कहीं हमें वापस लौटना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो ये सुधीजन, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जैसे कॉलेजेस से जुड़े हुए लोग हैं, या जो आप लोग हैं, हम ही अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को कुछ योगदान दे सकते हैं। तो परसों मैं जब अभी ओपनिंग थी इस वर्कशॉप की, तब भी आई थी। कल मेरे कॉलेज में ही एक प्रोग्राम था, तो कल नहीं आ पाई, आज भी आई। और अंतिम बात जो सुनी वो एक तरह से निचोड़ सा लगा, तो बहुत ही अच्छा समझ में आ रही है चीज़ें। यहाँ पर भी पेरेंट्स का फीडबैक तो सुन रही हूँ, तो इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ऐसी वर्कशॉप्स रेगुलर होती रहनी चाहिए, हर शहर में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लाइफ कोचिंग है, ये जो लाइफ टीचिंग है, वो हर पेरेंट को इसलिए मैंडेटरी होना ही चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को धरती पे ले आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इनके साथ हम क्या करें, इनको एक बेहतर जीवन कैसे दें। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। थोड़ा सा अगली बार जब हम करेंगे तो प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम, इन सब पर भी वर्क करेंगे और थोड़ा और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा, क्योंकि ये मुझे पता है कि बहुत जल्दी में हुआ और इतने कम समय में इतना अच्छा आयोजन कर पाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं फिर से साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ कि ये मुझे भी इसमें अटेंड करने का मौका मिला। धन्यवाद।
मेरा नाम हजारी मुस्माना है। बीकानेर में एजुकेशन विभाग में काम करता हूँ। एक्चुअली में मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ था। 2018 में मेरा HM सेकेंडरी हेडमास्टर में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद स्कूल में कई घटनाएं हुई कि आज 50% बच्चों को हर कोई कमजोर बता रहा है, उनको नकारा घोषित कर रहा है। तो मेरे सामने ये चैलेंज हुआ कि सब बच्चे कैसे विकसित हो सकते हैं, श्रेष्ठ हो सकते हैं और अपना जीवन बेहतरीन जी सकते हैं। इसकी तलाश में मैं काफ़ी अध्ययन किया। फिर इसी दौरान मुझे पता लगा कि दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम चलता है। फिर पता लगा कि ये दर्शन से आया है। तो फिर मैं यहाँ 4 भुजा में उसके 10 दिन बाद जैन से वो परिचय से उठा वहाँ गया। अब लगभग 2 साल से इससे जुड़ा हूँ। तो उसके बाद बच्चों से कनेक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, अपने बच्चों से, अपने परिवार से। इसे मैंने गोल के रूप में कुछ चीज़ें, जैसे मैं पहले हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करता था, अब मैंने उसको सुनना, प्रतिक्रिया न देना या उसको समाज के रूप में विकसित करने के लिए 2 साल में प्रयास किया। इससे मुझे कुछ राहत मिली, अपने आप में बच्चों के साथ घर में कनेक्टिविटी बढ़ी। तो अभी पिछले 2-3 महीने में कुछ व्यवस्था के कारण ये कार्य छूट गया था। फिर मुझे एक जानकारी के लिए 2 दिन पहले की थी, 3 दिन का वर्कशॉप है। तो मैंने कहा रिकेप हो जाएगा और बच्चे को थोड़ी जानकारी होगी, परिचय हो जाएगा और मेरे लिए क्या इसकी वापस एक नियमितता आ जाएगी। इस उद्देश्य से शायद ये मेरा शायद 6वां शिविर है। अभी तक अध्ययन में नहीं काम किया है, क्योंकि इसमें ही बहुत सारी किताबें, ये दिल्ली हैप्पीनेस करिकुलम की अभी वो एक बात कर रहे थे पार्टिसिपेंट की, इनमें बच्चों के लिए काम। तो दिल्ली में जो हैप्पीनेस करिकुलम है उनमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए शानदार कहानियाँ और कहानियों के द्वारा बताया हुआ है। आप अगर सब उन बुकों को ऑनलाइन है आप पढ़ोगे तो उनमें कहानियों के द्वारा बच्चों को इतने शानदार तरीके से बताया गया है कि हम भी इतनी गहराई से नहीं पकड़ पाते यहाँ पे, जितनी उन कहानियों के द्वारा पकड़ पा रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के लिए अन्न सभा के नाम से ये सारा पाठ्यक्रम लागू कर रखा है। 9, 10, 11, 12 4 भागों में इसको बांट रखा है। अभी मुझे इसका पता 10 दिन पहले लगा है, तो मैं अभी इसका अध्ययन कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये है कि अभी थोड़ा ये विश्वास हुआ है कि इसमें कुछ टाइम लगाए, समय लगाया जाए, क्योंकि हम शुरुआत में अति उत्साह से होते हैं। फिर दुनिया को देख के ये भी लगता है कि हम कहीं अलग रास्ते चल रहे हैं, सारे लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं, कहीं हम तो गलत नहीं हैं। तो हमें जब विश्वास नहीं होता है तो हम उस रास्ते से भटकना, फिर उससे दूर होते जाते हैं। तो इस रास्ते पे चल मेरा ये कंसेप्ट है कि शुरुआत में 1 साल में अपने अंदर ज़्यादा उठापटक होगी, क्योंकि ज़्यादा उठापटक होगी तो हम ज़्यादा परेशान होंगे तो हमें ये लगेगा कि पहले से ही यहाँ बिना मतलब ये आगे उलझ के रहेंगे। लेकिन साल भर बाद में आपको इसका थोड़ा सा ठहराव महसूस होगा और आप अपने आप में इतने स्थिरता में। आज से 2 साल पहले मैं स्कूल में अलग रूप था, पुराने बच्चे आज भी भोग खाते हैं, लेकिन आज के बच्चे वो बात करते हैं। तो मुझे इस चीज़ से पहले ये मानता था कि भाई बच्चे को तो मार के समझाया जा सकता है। अब समाज बनने के बाद क्या हुआ, आज बच्चा जो माँ बाप को बात नहीं बताता वो मेरे पास रहता है। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल है, तो एक दिन बैठे थे तो 2-3 लड़कियां आई, मेरे को आकर बात करनी है। मैंने कहा बताओ, तो कह मैडम खड़े हैं। तो हमारी प्रिंसिपल मैडम आश्चर्य थे कि तो होगी कि ये बच्चे मेरे को नहीं बता के आप क्यों बताना चाहते। तो मैंने उनको बताया कि हम जब तक बच्चे को समाज के माध्यम से नहीं जुड़ते हैं, हम उनको उपदेश देंगे तब तक बच्चे हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप इसको नियमितता नहीं लाएंगे। अभी मैंने 3 महीने इसको छोड़ दिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कारण था कुछ इसका सिलेक्शन हुआ, उस चक्कर में
फिर स्कूल में नए नए प्रोग्राम थे तो उसके कारण क्या है इसको हम छोड़ दिया था। नहीं तो मैं लगभग 1 घंटे शाम को सुनता था। कुछ छूटने के कारण क्या हुआ, हम कनेक्टिविटी टूटने के बाद थोड़ा सा मुश्किल से बन पाती। तो यहाँ आया कुछ नई चीज़ें, इनके 2-3 उदाहरण जो है सबके मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजक जो सभी। एक तो व्यवस्था शानदार थी और माहौल ठीक था, सबसे कनेक्टिविटी हो पाई। 3 दिन में हम वापस उससे जुड़ पाए। कई नई चीज स्कूल के बारे में इन्होंने ज़्यादा चर्चा की, बच्चों के बारे में, तो मेरे लिए डायरेक्ट लिंक कर पाया, इसके लिए धन्यवाद। तो क्या बोलूँ, पेरेंट्स की थी, लेकिन जो मेरे को मेरे अंदर चीज़ था तो मैंने वो ग्रैंड करा। हाँ, तो जैसे शब्द से अर्थ से वास्तविकता तक जाते हैं, तो वो अर्थ के बीच में मान्यता आती, तो फिर उस पर वर्क करना है हमें। और कृतज्ञता वाली बात थी, और सम्मान की, जैसे कि सम्मान अटेंशन से नहीं मिलता है, अप्रिसिएशन से, तो वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कोचिंग में तो सब यही होता है, अप्रिसिएशन, अटेंशन, तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और बाकी संवाद वाली बात भी काफ़ी अच्छी लगी, तो बाकी बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन अभी वो ग्रैंड हो रहा है धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। आपको पता है मेरा जो छोटा वाला बच्चा है, ये बेटी एक बीच में 3 बच्चे, और मुझे मतलब फैमिली के साथ रहती, पता ही नहीं चला कि मतलब कैसे बच्चों को। तो वो ये बड़ी, अब वो छोटी वाला उसको पता चल रहा है कि मतलब है, शैतान है, पर आप लोग कह रहे हो शैतान नहीं है। मतलब अच्छा लगा, सर की कुछ बातें समझ में आई है, और कर तो कर दी थी ना मैंने। पूछ लेता हूँ। मेरा नाम रितु है। ऐसे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ मैथ्स की, और मेरी 3 बेटियाँ हैं। तो मेरा राइट नाउ सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं मेरे बच्चों को एक हेल्दी लाइफ देना चाहती हूँ, मतलब फिजिकली और मेंटली हो। सिर्फ सक्सेसफुल होना नहीं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। एक्चुअली दे शुड नो कि लाइफ में खुश रहना ज़रूरी है। खुश, चाहे आप कुछ चीज़ मेहनत करो, किसी चीज़ सक्सेस के लिए आप इवन कम्पीट भी करो, स्टिल मेंटली आप में खुशी रहना चाहिए, सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए। सो पर्पस वो है, पर मुझे पता नहीं था कि हाउ टू टीच इट। क्योंकि आप अगर समाज में देखें तो जो जितना ज़्यादा बड़े पद में है या जितना ज़्यादा पैसा है, उन्हें उतना ज़्यादा अच्छा दिखता है उनके बारे में सब चीज़। सो आई वॉज वेट कन्फ्यूज कि किस तरह से, कैसे मैं उनको ये सब चीज़ें सिखाऊं, डिफरेंस। तो मेरे को वो यहाँ आके मिला, जो कंटेंट बताया गया आज, मतलब बहुत ही बढ़िया, और उसकी आज अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ही बेसिक लेवल पे, और मतलब टू द पॉइंट है। मतलब उसके आगे और क्या कहूँ कि एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। मैं नहीं हूँ दुकान पे, बाबा जी को बता दो, बाबा जी जाएंगे दुकान। मेरा नाम जैमिना मुजा है, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। कुछ फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, मम्मी, पापा, भाई और चाची। मेरा पैशन है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। इन सब क्लासेस के लिए सर को थैंक यू। सर आपको बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद। हाँ, इतनी अच्छी जो क्लास आपने लगवाई, मैंने जो 3 दिनों में जो सीखा, हालांकि ये शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई। शुरुआत यूँ हो गई थी कि जब ये लॉकडाउन लगा है, ये जो आपने जो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे जो लिखी ना, ये खान पान, ये जो हमारे जो ये चीज़ें हैं ना इधर वाली, ये तो क्योंकि हमारे काम धंधे सबके बंद हो चुके हैं, रकम कम थी,
पूंजी कम थी, लेकिन फिर भी बड़ा ईजी चल गया आराम से। तब मुझे ये समझ में आया कि जो हमें जो ज़रूरत है ना वो ज़्यादा नहीं, उसमें खर्च नहीं होता। और जो दूसरे फंडे हैं ना, मोबाइल हुआ, उसका रिचार्ज हुआ, या तरह तरह की जो और चीज़ें हैं, परेशान उसमें अंदर जो परेशान है ना वो उसमें परेशान, यानी दिखावे स्टेटस है। तो मुझे ये तो समझ में भी आ गई। अभी मैडम से मिले हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, 3 महीने हुए होंगे, और यहाँ आपके सामने हूँ, और उन्होंने तो कुछ देखा होगा मैंने जब भी मुझे इन्वाइट भी करा। बेसिक फंडा जो मेरे ये समझ में आया है उसका ये है कि बच्चा जिज्ञासु होता है। बच्चा क्या, इंसान जिज्ञासु है। इंसान जो जिज्ञासु हो सीखती है। उसका 2 शब्दों में मैं आपको ये अगर कहूँ, जियो और जीनो दो वाला जो एक कहावत है वो बिल्कुल सही है। खुद भी चैन से जियो, रेस में मत पड़ो, और अपने बच्चे को भी रेस में मत डालो, और उसको भी जीने दो। यही बताना। मेरा नाम नरेश है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गांव है मेरा, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। मुझे बेसिकली पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई क्लासेज होती है, या ऐसा भी कोई सिखाता है कि कैसे परवरिश की जानी चाहिए, कैसे और कुछ किया जाना चाहिए। परवरिश के नाम पे हमारे पास वही था कि अपने माँ बाप करते आ रहे हैं, अपन भी वैसे ही चालू रहो। और वैसे मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो मुझे इतना कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ी जब छोटा बेबी हुआ। पहले गुड़िया थी, वो नॉर्मल थी, आराम से बड़ी हो गई, उसके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। छोटा बेटा हुआ तो 3 साल तक उसने चलना नहीं सीखा। तो लोग बाग, बेटा चल नहीं रहा है, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, चलाना नहीं सिखा रहे। सिखाते भी थे हम, हमारा प्रयास पूरा करते थे, डॉक्टर को भी दिखाया। मैं बेसिकली मेडिकल डिपार्टमेंट में से हूँ, तो करीब करीब अजमेर के सभी डॉक्टर्स को दिखा दिया था। सबका एक ही जवाब था कि नॉर्मल है, अपने आप चलने लगे। लेकिन वही बात है कि मान्यता, मेरा बेटा 9 महीने में चल गया, तुम्हारा 3 साल में नहीं चला। तो टेंशन तो हुई थी। फिर अभी गर्मी की छुट्टियों में मैडम ने एक समर कैंप चलाया था, तो उसको मैंने अटेंड किया। उससे मुझे काफ़ी कुछ सहायता मिली। और फिर अभी जब मैडम ने पोस्ट डाली थी कि 3 दिन का एक कोई प्रोग्राम है, उसमें आना है, काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो शिक्षा का एक अनिवार्य अंग होनी चाहिए, ताकि हम शुरू से उसको सीख सकें और इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्कशॉप करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसको तो शुरू से ही जब अपन एजुकेशन में चलते हैं, तो ये चीज़ें जो सीखने की होती है वो तो हमें कोई सिखाता नहीं है, और जो नहीं सीखने की होती है, ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का स्कूल है, हाई स्कूल है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं, ये है वो अपन बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं। तो शुरू से ही ये एक, मुझे तो, हालांकि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ कि कौन कैसा लग रहा है, कौन कैसा दिख रहा है, कौन अपने बारे में कैसा सोच रहा है। और मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ, कोई कैसा भी दिखता हो, कैसा भी सोचता हो, कैसा भी कर रहा हो, करने दो, अपने हाल में मस्त रहो। और उसके साथ साथ जो सर ने चीज़ें बताई है कि सुविधा सिर्फ सुविधा होती है, सुविधा से सुख नहीं खरीदा जा सकता। और ये सही भी है कि आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हो, दवा खरीद सकते हो, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। स्वास्थ्य तो आपको स्वस्थ खुद को ही रहना होगा। जितना सुविधाओं का उचित उपयोग करोगे उतना ही आप स्वस्थ रहोगे। तो सर को और स्पेशली मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कम अपन ने सीखा है, या मैंने मतलब बहुत कम सीखा है। मैं कोशिश करूँगा इसको व्यवहार में लाने की। केवल सीखने से ही काम नहीं चलेगा, अपन को व्यवहार में भी इसको लाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं अपने परिवार से ही कोशिश करूँगा कि इसको व्यवहार में लाऊं, और जो मेरे से हो सकता हो लोगों को भी। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम कुणाल आहूजा है और मैं करंटली अभी क्लास 9 में पढ़ता हूँ।
मेरा पैशन भी बचपन से क्रिकेटर बनना ही था मेरे भाई की जैसे, बट वो कुछ रीजंस के चक्कर में अचीव नहीं हो पाया। पर अब मेरा गोल है कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड करूं और सीए बनूं। पर जैसे होता है कि सब बच्चे को क्रिकेटर बनना होता है, इतने मिलियंस और बच्चे हैं जो ऐसे अचीव नहीं कर पाते और उनका गोल अधूरा रह जाता है। मैं भी उनमें से एक हूँ। अभी 3 दिन की जो क्लासेस थी जिसमें सर ने हमें इतना मतलब बताया कि कैसे हमें बच्चों के साथ रहना चाहिए, हमें इतना अच्छा समझाया, इससे मेरे को बहुत ऐसे इंस्पिरेशन मिली आगे की। आपको आप सबको भी इंस्पिरेशन मिली होगी ना? बोलो यार। इन सब क्लासेस के लिए इतनी अच्छी सीख देने के लिए राजेश सर को थैंक यू। मेरा नाम श्याम है। मैं भी कई एक बार मतलब विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और काफ़ी 12-15 साल से जीवन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि यार क्या सही है क्या गलत है, एक को फॉलो कर रहे हैं ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है, किसी के साथ शोषण होता है तो संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। लेकिन 2018 में जैसे सोम भैया अजमेर में एक दिन का शिविर था, तो मुझे मित्रों द्वारा बुलाया गया, विजय, ज्योति मैडम और मनीष, तो वहाँ आके पूरा जो मतलब जो सोच थी घुमा दी कि यार ऐसे भी हो सकता है कि यार आप जो सोच रहे हो क्या ये लड़ाई झगड़े से ख़त्म हो जाएगा या सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वहाँ कुछ लगा कि यार कुछ दिमाग में कुछ उल्टा ही चल रहा है। फिर उसके बाद हालांकि मैं काफ़ी कनेक्ट नहीं था लेकिन YouTube पे सुनता, कल भी सुना मैंने, और विश्वनगर का भी मैंने वीडियो शेयर किया था तो वो भी सुना मैंने और बहुत अच्छा लगा। तो काफ़ी मतलब जो दिमाग में कंक्लूजन चल रहे हैं कि यार हाँ यार ये इसका सॉल्यूशन परमानेंट है, जैसे कि लाइक आप भैया ने शोषण का बताया, तो मैं सुनता था मैंने यार यहाँ तो सॉल्यूशन है तो वहाँ संघर्ष क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन जब मिला तो मैंने यार सोचा कि यार संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को हम हक वैसे ही दे देते हैं तो हमसे क्यों लड़े, और वो उसको सुख भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात एक तो ये, दूसरी बात एक 3 दिन के शिविर में मैंने एक निष्कर्ष ये निकाला कि धैर्य के साथ, क्योंकि बच्चा पालना आसान काम नहीं है। आप बच्चे को 10 बार बुलाते हो, बच्चा नहीं आता है। उस सिचुएशन में आप सोचो कि जब 10 बार में वो जवाब नहीं देता, आपको कितना धैर्य से फिर बुलाना पड़ता है, आपको कोई तरीके जो भी है, तो वो एक धैर्य कितना रखना पड़ता है। तो मैं एक बात मुख्य जो ये सीखी कि धैर्य के साथ इसको जीवन में उतारते हुए हम जो है जीवन जिए तो बेटर है। अदरवाइज जहाँ पे हम थे शिविर से पहले वापस वहीं पहुँच जाएंगे। तो इसमें एक शब्द धैर्य में जरूर जोड़ूंगा, जैसे भैया ने ऐसा बोला भी था। तो बस धन्यवाद। मेरा नाम सपना है और मैंने आज दूसरी बार ये क्लास अटेंड की और इससे पहले मैंने एक दिन की श्री स्वामी जी की जो क्लास थी वो अटेंड की थी। तो जब मैंने पहले क्लास अटेंड की थी तो उन्होंने एक बात बताई थी कि जैसे कोई पेड़ वगैरह होते हैं, प्रकृति है हमें कितना कुछ देती है और हम ये सोचते हैं कि हमने मंडी में जाके जैसे हमने एप्पल खरीदे और हमने उसका भाव दे दिया तो हमने इसकी कीमत दे दी, लेकिन हमने प्रकृति को कुछ नहीं दिया। हमने तो जो सब्जी वाले ने मेहनत की, फल तोड़ के लाया और हम तक पहुंचाया, सिर्फ उसी की कीमत दी, लेकिन हमने अपनी प्रकृति को उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया और प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। और आज भी हमने इसी क्लास अटेंड की तो मैंने जैसे संवाद के लिए बताया कि संवाद की मानव की भाषा होती है और मैं सोचती थी कि मैं अपने बच्चे के साथ और बच्चों के साथ संवाद करती हूँ, पर ऐसा नहीं। मैं आदेश दे देती थी, शिकायतें करती थी और भी चीज़ें थी, लेकिन संवाद नहीं करती थी। तो ये मुझे एकदम क्लियर हुआ कि मुझे संवाद, मैं चाहती हूँ संवाद करना, तो संवाद क्या चीज़ है, तब मुझे संवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए ये क्लियर हुआ। और
हमारे पास असीमित सुख प्राप्त हो सकता है। असीमित साधन उपलब्ध, प्रकृति ने हमें असीमित साधन दिए हैं सुख के लिए, लेकिन हम उनके पीछे भागते रहते हैं। मतलब प्रकृति देने वाली है और अतः दे रही है, वो सीधे से मतलब उसमें कि वो अतः दे रही है, लेकिन हम सोचते हैं कि सीमित साधन है, सीमित नहीं है, असीमित है हमारे पास में, हम अब बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं उससे, लेकिन हम भागते रहते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे सुख के बहुत साधन है। और दीदी को और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्लास में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के जो सभी हैं, सभी से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी को धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मेरा नाम वंदना यादव है, मैं अजमेर से हूँ। ज्योति मेरी क्लासमेट है, तो इसका ही मुझे मैसेज आया था कि ऐसे करके कोई वर्कशॉप हो रही है। तो फर्स्ट डे तो मैं नहीं आई, कल मैंने आधे दिन का अटेंड किया, आज भी आधे दिन का, पर मुझे बहुत अच्छी वर्कशॉप लगी। स्पेशली सर ने समझाया है, एक छोटा बेटा है मेरा 4 साल का, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे उसके अपब्रिंगिंग में बहुत काम आएंगे। इनफैक्ट मैं कुछ गलती कर रही थी, जैसे उसको आगे बढ़ने के लिए ना मैं उसे प्रलोभन दे रही थी, कल जैसा आपने समझाया था, तो वो उन गलतियों को मैं नहीं दोहराऊंगी। मुझे उसे प्रलोभन नहीं देना है। और जैसा कि आज आपने सिखाया कि सुविधा और सुख में क्या फ़र्क है, सुविधा सुख नहीं होती है, तो ये चीज़ काफ़ी गहराई से सीखी है, समझी है। और एक चीज़ और है कि मैं कहूँगी कि इन चीज़ों को हमारे बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है आज की। ये सिलेबस में होगा तो धीरे धीरे बच्चे इसको अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और समझेंगे कि हमें हमारा करियर किस दिशा में ले जाना है। थैंक यू। और सबसे पहले धन्यवाद ज्योति दीदी का कि इतनी सुंदर कार्यशाला का आयोजन किया, और आमंत्रण भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो गया सही समय पे। और राजेश भैया का कि जो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब ईश्वर से बात करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो हमारे आसपास छोटे छोटे जानवर हैं उनसे बात करना, उनसे प्रेम लेना, वो सारे सम्मान, प्रेम, विश्वास, वो सब हमें मिल जाते हैं। बस एक जो कड़ी है ना घर और आसपास संबंधों की, वहाँ जो कमी हो रही थी समझ की, वो बहुत बड़ी कड़ी पकड़ में आई यहाँ आने से। और व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इतना सहज रूप में एकदम परिवार की तरह ही सब लोग रहे, पता ही नहीं चला कि पहली बार ही मिल रहे हैं सब, जो कि भैया दीदी लोग सब लोग मिले। और खाना बहुत अच्छा बना, जिससे कि हम लोग निश्चिंत रह के यहाँ अटेंड कर पाए, उसका बहुत बड़ा सहयोग है। नहीं तो मेंटल लोड तो रहता ही है, भागते भागते काम करते आओ। और अब बात रहती है व्यवस्था की, तो उसमें हमने अपना कोई सहयोग नहीं दिया, तो हम हमेशा तैयार हैं, आप जब भी कार्यक्रम करें तो उसमें, इसलिए व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। लेकिन फिर भी आपने जितनी व्यवस्था करने की कोशिश करी वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि आपने डिस्पोजेबल यूज़ नहीं किए, अपने प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, और इतने प्राकृतिक जगह को आपने चूज़ किया, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और बाकी फीडबैक तो सब मिल ही गए क्लास में। सभी को नमस्ते। पुराने लोग तो परिचित है। मेरा नाम सादुल सिंह है, मैं जैसलमेर से हूँ, और खेती और कापड़ मेरा व्यवसाय है। 3 दिन भैया ने तो जो बताया, एक मुद्दा है कि वैसे हो सकता है जैसे व्हाट्सएप पे काफ़ी सूचनाएं आती है हमारे स्वास्थ्य के पक्ष में। कोरोना काल में हम घरों में पैक भी रहे, और समय के साथ सब कुछ भूल गए। क्या हुआ? कोरोना काल में स्वास्थ्य पे बहुत बात हुई, उस समय के साथ 99% भूल गए। तो अभी प्रस्तुति में सब यही निकल के आया कि ये शिक्षा में आना चाहिए।
इस शरीर यात्रा इन बच्चों के 20 साल की उम्र तक ये शिक्षा में नहीं आने वाला है। अब बताओ आप क्या करोगे? कुछ करने के लिए है कि नहीं है? उस शिक्षा में लाने वाला कौन है? सरकार। सरकार में कौन? MLA। उसको हम कहते नहीं हैं क्योंकि वोट हम जाति धर्म के आधार पर देते हैं, और बच्चे सरकार ने पैदा नहीं किए, हमने किए, हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह टाइम पास नहीं सोचा जाए। अगर परवरिश है तो आपको खुद को इस कंटेंट को समझना होगा, अन्यथा में कुछ नहीं होने वाला। और ये हवा में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं खुद कर रहा हूँ। मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरी बेटी मेरे साथ है, 2 बच्चे हमारे, 2 बच्चे मेरे छोटे भाई के, 4 बच्चे हमारे गांव में मैंने एडमिशन कर रखा है। घर पे पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं। पढ़ाई मुद्दा सेकेंडरी है, उससे पहले इन चीज़ों की समझ लेना मेरे लिए प्रायोरिटी है। ठीक है। एक बहुत बढ़िया बात निकल के आती है, हमारी परंपरा में हम कहते हैं कि फलाने के बच्चे नहीं हुए तो वो बांझपन के साथ है, जबकि बेसिकली हम सब बांझपन के साथ हैं। क्योंकि बच्चे पैदा होना ये शरीर पैदा होना है, जो सफलता है वो इस कंटेंट के बिना नहीं होती है। तो तृप्ति नहीं मिल रही भाई, आम के फल से आम लगता है, यही उसका सफल होना प्रमाणित होता है। तो आदमी का सफल होना यहाँ से प्रमाणित होगा, ये हमारे किसी के पास है नहीं है, तो हम बांझपन के साथ। सिर्फ शरीर हमारा प्रमाणित हो गया है, 1 से 2 शरीर बन गए हैं, पर ये सुख नहीं आया, शिक्षा में नहीं आने वाला है, कोई टीचर इसको नहीं पढ़ाने वाला है। अगर आप चाहते हो अपने बच्चों के लिए भविष्य, आपको इसको समझना पड़ेगा। और बहुत सरल कंटेंट है, बहुत सरल। ये ऐसे है पूरी ज़िंदगी फॉरवर्ड में गाड़ी चलाना, ठीक है, या फिर पूरी ज़िंदगी बैकवर्ड में गाड़ी चलाना। अभी हमारी ज़िंदगी बैक गियर में चल रही है, ठीक है, नस दुख रही है। जिस दिन समझ आ गया फॉरवर्ड में तो आराम से फ़ोन से बात करते हुए गाड़ी चला लेते हैं। तो इतना सरल ये कंटेंट है, और ये किसान आदमी समझ सकता है। आप तो सब एजुकेटेड हो, मेरे से जल्दी सीख सकते हो। दूसरा ऑप्शन, आज से 30 साल 40 साल पहले ये आता तो भी समझने में कई चीज़ें बातें होती। अभी 3 से 4 घंटे हर आदमी अपना समय मोबाइल पे लगाता है, और क्या देखता है ये मुझे और आप सबको पता है। 99% टाइम पास, सूचनाओं का आदान प्रदान, उसका सदुपयोग इसमें कर लो। खूब कंटेंट पड़ा है। मैं पहली बार कंटेंट मेरे को यूट्यूब में मिला, 6 महीना मैंने यूट्यूब पे देखा। 6 महीने बाद ये कंफर्म हुआ कि कंटेंट समझने लायक है। उसके बाद मैंने लाइव शेयर किया। मैं कोई अलग थोड़ा नहीं करती, आपके जैसा ही हूँ, जबकि आप तो सब माँ लोगों को मेरे से ज़्यादा इमोशनल होनी चाहिए। तो माहौल में कहना और इसको स्टेब्लिश अपनी ज़िंदगी में करना, ये सच्चा न्याय होगा अपने बच्चों के साथ। अन्यथा में हवा की बातें हैं। कोरोना काल में हमने यही कहा था, किसी को पता नहीं है स्वास्थ्य क्या है। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। सीरियस लेना है तो खुद को समझना होगा, नहीं तो नेता ही भाषण दे के जाते ये शिक्षा में होना चाहिए, ये योजना में होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये कंटेंट न शिक्षा में अभी आने वाला, हमारे पोतों के समय आएगा, ऐसी उम्मीद है। पर कब आएगा? अगर हमने हमारे बच्चों में इसको डाल दिया तो आएगा। हमने भी इंतजार किया, हमारे बच्चे भी इंतजार करेंगे, तो पोते भी इंतजार ही करेंगे। तो पहला कदम कौन बढ़ाएगा? खुद पीढ़ी तो बढ़ाएगी ना। तो इस बात को थोड़ा गौर से, थोड़ी कड़वी है पर ठीक है। बाकी आप सबका आभार, धन्यवाद। ये आनंद नहीं रहता है, ऐसे भाई बोलती हूँ मैं इसको। तो हम लोग एक ही बैच से हैं, तो उसमें मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था, आनंद का कमर्शियल टैक्सेस में हुआ था और 2010 में। और ट्रेनिंग हमारी ऐसे अलग अलग कैंपस में थी, लेकिन सेम बैच में साथ ही ट्रेनिंग हो रही थी। फिर सर्विस भी यहाँ रही। फिर हम दोनों ने जितनी, हम दोनों का 3-4 लोगों का ग्रुप है, जितनी गालियाँ इस नौकरी को दी होंगी ना, उतनी शायद किसी ने नहीं दी होंगी। तो पूर्वजों ने भी नहीं दी होंगी और भविष्य में भी कोई नहीं देगा। हम चारों बैठ के, 3-4 लोग हैं जो बैठ के गाली देने का काम करते हैं। तो बैठते हैं कहीं पे, जब मिलते हैं तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। पर जैसा भी भैया ने बोला ना कि भाई शिक्षा में नहीं आएगा, पता है अभी 20-40 साल ये कंटेंट नहीं आने वाला शिक्षा में, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये हमें ही कुछ करना पड़ेगा वाला काम इसने किया। इसने बोला गाली देने से काम नहीं चलेगा। इसने तैयारी करता रहा, एग्ज़ाम दिया, अभी ये फर्स्ट ग्रेड में आ गया। RS छोड़ के ये हिस्ट्री पढ़ा रहा है विद्यालय में। तो अगर कोई समझता है कि मैं ये अध्यापन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये नहीं चलने वाला है अपने से, अपने को ये सब मज़ा नहीं आ रहा है, आनंद में रहना है, इसका इसने जो इस बात को पकड़ा हुआ था कि भाई सुख से रहना है, तो
क्या नहीं मिल रहा तो गाली देते हुए क्या करना है, तो इसने फिर से एग्जाम दिया और फिर से ये प्रिंसिपल बन गया। प्रिंसिपल के अभी तो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है ये, प्रिंसिपल बनेगा तो वापस ये बनेगा ही नहीं, ये फॉर्गो करेगा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, मुझे पढ़ाना है बच्चों को। तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। वाकई में दीदी ने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, पर कोई नहीं, ये भी प्रेम है, संबंध है, भाव को पहचाना है, इसलिए उन्होंने बोला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन उनको थोड़ा सा शब्द नहीं दे पाते, बाकी महसूस तो सभी लोग करते ही, और यहीं पर हमारी कमी हो जाती है कि संवाद में अपन नहीं ला पाते हैं। एक जब अपन पेरेंट बनते हैं तो पता चलता है कि छोटे से बड़ा होना कितनी कमाल की चीज़ है, या अपने आप को उस रूप में देखना कि यार अपन भी कभी इसी तरीके से रहे होंगे, अपन भी कैसे इसी तरीके से बड़े होंगे, ये भी एक कमाल की चीज़ है जो बदल देता है। एक यंग एज के बाद जब अपन जॉब वगैरह मिल जाती है, शादी होती है, और तब तक अपन एक अलग आसमान में रहते हैं, अलग दुनिया में रहते हैं, और लेकिन जब जिम्मेदारी ऊपर आती है, परिवार संस्था में अपन जाते हैं और बच्चे जब आते हैं और वो जो जिम्मेदारी का भाव आता है, वो एक बहुत पलटने वाली चीज़ है। वो अपने आप को उस लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आता है, और ये शिफ्ट मेरी ज़िंदगी में भी आया जब बच्चे हमारी ज़िंदगी के अंदर आए। तब ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो आभासी चढ़ाव था उसकी बजाय असली ज़िंदगी ये है कि हम इन बच्चों को क्या देकर जाने वाले हैं, ये बच्चे हमसे क्या सीखने वाले हैं ना, ये बच्चे कल को हमें किस रूप में याद करने वाले हैं, या हम इनको कितना बेहतर बना पाएंगे कि ये समाज के साथ स्ट्रगल करेंगे या सहयोग करेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों के दरमियान ये चीज़ें चलती रही। तो इस कंटेंट को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मान्यताएं जो जिस वातावरण में अपन है, भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, या हमारा बचपन जिस तरीके से गुजरा है, सालों तक हमारी जो कंडीशनिंग रही है, जिन मान्यताओं में के साथ हम स्कूल गए हैं, हमने नौकरियां करी हैं, हमने विवाह किए हैं, तो उन मान्यताएं उभर कर बीच में आती हैं। हमें पता है कि सही की समझ क्या है। जैसे वही ग्रेविटेशन वाली बात है कि गुरुत्वाकर्षण तो हमेशा से ही था, पर ध्यान कौन दे पाया उस पर, है ना। न्यूटन ने थोड़ा सा देखा कि ये नीचे ही क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया, तब उसका ध्यान गया कि हाँ, ये कुछ है ऐसा मामला। तो ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की चीज़ है। ये कंटेंट भी किसी न किसी ऑब्जर्वेशन से ही आया है। नागराज जी ने अपनी ज़िंदगी लगा दी, तब उस ऑब्जर्वेशन पर पहुँचे। उन्होंने भी सारा सनातन वेद और जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी ज़िंदगी में समस्याएं हो सकती थी, उन सब से गो थ्रू होकर उन्होंने समाधि तक की स्थिति तक पहुँचे। तब ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही वो इन चीज़ों पर पहुँचे कि हाँ, किस हद तक जा सकते हैं, हर चीज़ का कितना एंगल हो सकता है, तब ये चीज़ें आई। अब ऑब्जर्वेशन में आ जाना, अच्छी अच्छी बातें करना, सब कुछ ठीक बात है, लेकिन व्यवहार में उतारना भी उनको बहुत बड़ा, और सबसे बड़ा गैप वहीं तक है। तो हमारी लैंग्वेज जिसकी जाए, हमें पता है कि बच्चों से प्यार करना, लेकिन हम थके हुए हैं, बच्चों ने आके डिमांड कर दी, गुस्सा आ जाता है। अब वहाँ ऑब्जर्वेशन जा रहा है कि हाँ आ जाए, तो हो सकता है कल थोड़ा कम हो, परसों थोड़ा और कम हो, और ज़िंदगी में कभी ऐसा भी मौका आएगा जब ना भी आए। तो ये रोज़ाना का एक अपने ही साथ स्ट्रगल है कि इस कंटेंट को समझें, ये चीज़ें बार बार हमारे ध्यान में आती रहें, हमारे संवाद में वो चीज़ें आएँ, हमें सही शब्द मिल पाएँ, और उसके बाद पहला संवाद होने से ही कुछ नहीं होगा, उसके बाद हमारा व्यवहार में वो चीज़ें आएँ, हमारे आचरण में वो चीज़ें आएँ। छोटे बच्चों के साथ घर में हैं, बड़े बच्चों के साथ घर में हैं। अब मैं जैसे स्कूल में जाता हूँ, वहाँ बच्चे बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, कितना हमारे साथ सहज रह पाते हैं, हम उनके साथ कितना सहज रह पाते हैं। इसी के साथ अभी जो स्कूली सिस्टम चल रहा है वो अपनी दूरी पर हैं, उसके साथ भी हमें स्ट्रगल करना है कि स्कूल पता नहीं मनमान चीज़ें करवाए जा रहे हैं, बच्चे भी उसी में झोंके जा रहे हैं। अब हमारा उसके बीच में क्या रोल है? अब हमारे पास विकल्प ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि एजुकेशन में आ जाए, एजुकेशन में आने का अभी अपने पास कोई फ्रेमवर्क कहीं दूर दूर तक नज़र आ नहीं रहा है, और उस एजुकेशन सिस्टम का फिलहाल अपने पास अल्टरनेट है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम ट्रांजिशन फॉर्म में, ना पीछे वाले को छोड़ पा रहे हैं, ना आगे वाले को पकड़ पा रहे हैं। इस दरमियान अपन क्या करते जाएँ? तो अपने छोटे छोटे गैलरी प्रयास करते जाएँ, एटलीस्ट अपने परिवार में हो, दूसरों की अयोग्यताओं से कितना अप्रभावित रह सकते हैं। हो सकता है 10 में से
8 बार रह जाएं, 2 बार रह जाएं, 5 बार रह जाएं, कभी ना कभी तो आगे बढ़ेंगे। हम तक बात नहीं पहुँचेगी तो हो सकता कोई और करेगा, अपने बच्चे करेंगे। इसी उम्मीद के साथ बड़े जा रहे हैं, यही कोशिश है। थैंक यू। अभी फीडबैक तो नहीं, धन्यवाद ही हो सकता है ना। तो फीडबैक तो ये था कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब ये क्लैरिटी थी मेरे अंदर कि 40 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो एक थोड़ा सा इंटरेक्शन हो उसमें। तो मैंने अभी 3 दिन पहले ही अपने स्टेटस पे और फेसबुक पे डाला था इसको। फेसबुक पे 3 दिन पहले डाला और कोई 5-6 दिन पहले अपने स्टेटस पे डाला होगा। उससे पहले मैं इसे पर्सनल सेंड करती जा रही थी और मैंने सोचा था कि मैं सबको कॉल्स करूँगी 4-5 दिन पहले। तो मैं कॉल किसी को भी नहीं कर पाई क्योंकि पिछले जो 10 दिन निकले मतलब मैं बहुत अर्जेंट कॉल्स भी नहीं उठा पा रही थी। जो मतलब लोग अगर 3 का भी कॉल करे थे तो मैं उनको लिख रही थी प्लीज़ मैसेज एनी अर्जेंसी, पर मैं ना उठा पा रही थी ना मैं कर पा रही थी कॉल। और जो मैंने किए भी पूछने के लिए आपकी जैसे इनसे पूछा कि ट्रेन कब है, तो रात को 10:30 बजे कॉल किया ऊपर जाके जब मैं सोने गई थी। आप तो मुझे बस ये बता दो तो कैसे उसको करना है मैनेज। तो अब जिनको भेज रही थी वो मेरे ऐसे थे कि जिनसे मेरा कनेक्शन है, जैसे मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, बैचमेट्स, जैसे कुछ ये जो समर कैंप से ऋतु जी और नरेश जी, मनीष और ये 3-4 लोग जुड़े थे, तो इन सबको भेजा। अच्छा मैंने जिनको मुझे लगा था कि ये लोग वॉलंटियर करेंगे उनको सबको बोला, पूछा, तुम लोग बोला 1 महीना पहले पूछा तुम वॉलंटियरिंग करोगे, तुम वॉलंटियरिंग करोगे? बोला हाँ हाँ हम कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो अपन मीटिंग करेंगे। तो मैंने 3 बार ग्रुप में मैसेज डाला कि आज मीटिंग है दिन में 3 बजे। फिर मैं 2:45 बजे लिखती मेरा मैं नहीं आ पाऊंगी मीटिंग में, प्लीज़ आप लोग घर से रवाना ना हो। तो ऐसा करके 3 बार मीटिंग कैंसिल हुई हो क्योंकि मैं मतलब वही लास्ट के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा इंगेज हो गई। और लेकिन इन सब ने मतलब मैं वॉलंटियर्स के लिए स्पेशली बोलती हूँ, मैंने सबको फ़ोन पे काम दिया और बिल्कुल प्रशासन की तरह काम दिए। मतलब कुर्सी बैठे बैठे श्रुति तू ये कर ले, सत्या तू ये कर ले, श्याम भाई आप ये कर दो, शोएब भाई आप ये कर देना, है ना। वैसे बोलती थी शोएब भाई आप इस और इस काम में कौन सा करोगे? मतलब शोएब भाई सोच रहे हैं, मेरे पास सोचने का टाइम ही नहीं है, 20 सेकेंड तक आप ये कर दो। मेरे पास 21वां सेकेंड मतलब मेरी हालत ऐसी होती है, शोएब भाई आप ये कर दो, श्याम भाई आप ये कर दो। मेरे भाई ने, मनीष ने बहुत ही कोऑर्डिनेट किया, बहुत हेल्प की मुझे। भाई ने, भाभी ने वहाँ घर बैठे बैठे वो जो कर सकती थी वो उन्होंने किया। सबसे बड़ा पापा ने बहुत मतलब ये जो लॉजिस्टिक्स वाला हलवाई और ये वाला जो काम होता है ना, हम लोग बिल्कुल नहीं समझते इन कामों को, वो पापा ने पूरा ही उसको वहीं गाँव से वहाँ मैनेज कर दिया। तो सब लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, अतिका को बहुत धन्यवाद, मंजूश्री मैम को बहुत धन्यवाद। मंजूश्री मैम ने तो बहुत ही मतलब आगे से आगे अब मैं उनको कुछ काम नहीं, मतलब मैं जितनी उनके लिए मेरी कृतज्ञता है मेरे अंदर, तो मैं कुछ काम नहीं बता रही थी, तो वो ऐसे समझ रही थी और वो दिन में 2 बार फोन कर रही थी कि ये मैं कर लूँ क्या, ये मैं कर लूँ क्या। फिर उन्होंने लास्ट डे भी मुझे फ़ोन किया कि ये प्रोजेक्टर वाला मैंने ग्रुप पर डाला कि प्रोजेक्टर मैं देखती हूँ उतरवा के अगर कॉलेज में से उतर जाए। तो मैंने कहा चलो आप देख लो। फिर मैं यहाँ पहुँची तो मेरा कोई कॉल आया, उनका भी स्कूल है, तो उनको मैंने कहा आपके पास प्रोजेक्टर होगा ना? मुझे हाँ है। तो मैंने कहा दे देना आप 3 दिन उधार। तो उन्होंने बोला ब्याज लगेगा। तो मैंने कहा ब्याज तो मैं बाद में भरूंगी, पहले इसकी फीस ये कि आप आके बैठना उस वर्कशॉप में। तो फिर मैम का भी हाथों हाथी फ़ोन आ गया कि वो लटके हुए हैं, मैं नहीं उतार पा रही। मैंने कहा यार कितना कंसर्न है, मतलब हर आदमी कितना कंसर्न है और खुद से दिल से लगा हुआ है। ओनरशिप हालांकि नहीं आ पाई, पर वो मतलब मुझे लगता है कि वो क्रम है। जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में इन सब लोगों ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। और राजेश भैया को बहुत धन्यवाद कि भैया ऐसे मतलब 2 महीने पहले हमने फिक्स किया और मतलब भैया आ गए। अब मतलब इनका पूरा टाइम ऐसे यात्राओं में ही जाता है और उसमें 3 दिन निकालना, और मतलब ऐसे बहुत अश्योरिटी नहीं थी भैया ने, मतलब ये तक नहीं पूछा कितने लोग होंगे, लोग आ जाएंगे क्या, मुझे भी अश्योरिटी नहीं थी। मतलब आई वॉज ऑल्सो क्लियर कि भी 6 लोग तो हम हैं हमारे परिवार के, 6 बैठने हैं, 4 और आ जाएंगे तो कर लेंगे, 10 लोग भी होंगे तो समझने का काम करने तो 10 भी समझ लेंगे। और ये मैंने इनको कहा था कि भैया आप ये मान के आना कि 10 ही लोग आ रहे हैं तब आप टाइम लेना। तो इन्होंने कहा हाँ 10 लोग भी होंगे तो अगर आपने सोच लिया है तो आपको करना चाहिए। तो फिर मैंने मेरे माइंड में एक सेट किया कि 40 के साथ करेंगे और अपने अपने जो क्लोज नोन है उनको अपने को सेंड करना है। ये सब लोग बाहर से, चादर भैया, शैलेंद्र भैया, फारूक भैया, आप सब लोग बाहर से आए। हजारी बाना जी, मतलब मुझे एक दिन पहले ही पता चला था कि आप आ रहे थे, अनिरुद्ध आपको कह रहा होगा और उसने मुझे वो मुझे कॉल करा था, मैं कॉल किसी का भी नहीं उठा पा रही थी, तो उसने मैसेज भी नहीं डाला।
बाद में मैंने देखा कि उसने आपको जोड़ा है, तो मुझे लगा शायद ये कोई पार्टिसिपेंट ही है, तो मैं पूछ लूँ कि भाई कौन आ रहा है, कितने लोग आएंगे और वो सब। अच्छा, मेरी कुछ मित्र और भी आने वाली थी, भरतपुर से एक फ्रेंड आने वाला था, आपके बीकानेर से उनकी बात भी कराई, वो भी आने वाली थी, वो आ नहीं पाए। आप आए तो आप सब लोगों ने भी जिस तरह से यहाँ पे एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप का एक माहौल मिला। शाम को भी हमारे जो बहुत इंटेंस डिस्कशंस हो रहे थे, सुबह इन लोगों के साथ मतलब सुबह आ जाती थी, तो वो इनके साथ जो डिस्कशंस चल रहे थे, तो उसने भी एक गति दी, और मेरी जो गति रुक गई थी अध्ययन की, उसको भी एक पुश मिला। इन सब से बात करके एक वो चलता है कि अच्छा ये आपका अध्ययन तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप 2 घंटे लगा पा रहे हो, मैं नहीं लगा पा रही हूँ, तो वो भी मेरे को वापस एक पुश तो मिला कि मुझे टाइम देना है सबको। और सभी पार्टिसिपेंट्स को जो आए, वंदना है, विजय जिसने कहा था मैं वॉलंटियरिंग करूँगा पर ये कर नहीं पाया, मेरा ये पार्टिसिपेट पूरा नहीं कर पाया, जयश्री, प्रभा दीदी, सबको बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। ये संस्था के लोग अभी कहते गए कि आधे घंटे बाद आएंगे, वो कुछ फोटो वोटो लेंगे, जो वेन्यू है तो हम लोग वो कर लेंगे, बाकी सब लोगों को फ्री कर देना है। पर वैसे आप सब लोग से संस्था हमें फ्री मिली थी। ये जो हॉल है, 6 रूम्स हैं और ये हॉल है। वेन्यू हमें जैन समाज जो है उनका ये एक संस्थान है, उन्होंने अपने को फ्री में अवेलेबल कराया था। उनसे ऐसे ही बात हुई थी कि सामाजिक कार्य है और उसके लिए अगर आप वेन्यू फ्री कर दें, तो उन्होंने बहुत ही खुशी से इसको उपलब्ध कराया। कुछ लोग आज आए भी थे, उनसे मैंने मिलवाया भी था आप लोगों को, तो यहाँ पे इस मंच से मैं उनको भी बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मेरा एक्चुअली मोटिव यही था कि एक तो राजेश भाई और साथ में काम तो कर ही रहे थे, लेकिन इतना स्पेसिफिक, इतना लॉन्ग टाइम में उनको सुनने का कभी मुझे समय नहीं मिला, तो वो उस बहाने मिल गया। राजस्थान के मित्र है, दोस्त परिवार है, उनसे भी काफ़ी मिलने का मन था, तो वो पूरा हुआ। और इसके कारण जैसा दीदी ने कहा कि मेरी एक उपलब्धि ये भी रही कि मैं राजस्थान परिवार के साथ थोड़ा मतलब और कनेक्ट हुआ, बॉन्डिंग हुआ। तो ये मतलब जिस तरीके से कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अभी भैया का मुझे पता नहीं था, आपको बोलना चाहिए, आप बोलेंगे तभी तो मतलब अच्छी स्थिति है ये। तो इससे एक्चुअली प्रेरणाएं मिलती है, अध्ययन कितना भी किया हो, लेकिन जी रहे हैं जो लोग जिस तरीके के डिसीजंस ले पाना, तो ये वाकई में प्रेरणादायी है। तो दीदी ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यवस्थाएं हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। और कुछ छूट रहा है